वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे देखने में ये दो कुंडलियां हैं। एक्चुअल में जब हम डिटेल्स लेते हैं तो डिटेल्स लेने में कभी कभी ऐसे भी कुछ टाइम ड्यूरेशंस हैं जिसमें कि 2 मिनट भी अगर आगे पीछे हो जाए तो पूरी की पूरी कुंडलियां अपने लगन को ही बदल देती हैं। ये भी कुछ एक ऐसा ही केस है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने डिटेल्स तो ली, मैंने अभी कोई भी बात नहीं करी है, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि वो किस तरफ मूव ऑन होगी। इसलिए मैं यहाँ पे दो कुंडलियों को बनाऊंगा। इन दोनों ही कुंडलियों को वहां पे चेक करना पड़ेगा। चेक वो आराम से कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। इसलिए मैं ये दोनों चार्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आपके दो सवाल थे, एक था मैरिज और दूसरा था जॉब को लेकर। ठीक है, दोनों ही कुंडलियों के अंदर उसके जवाब तो कॉमन आएंगे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जब हम आपने टाइम दिया था रात को 20 मिनट, 12:20 का। अगर रात के 12:20 वाली कुंडली को हम बनाते हैं तो हम देखते हैं 4 नंबर से ये कुंडली बनती है। यहां पर यदि टाइम सही है, रात के 12:20 का ही समय है, उस परिस्थिति में जो लगन है उसके अंदर मिड पॉइंट आएगा, बुध का आएगा। तो आप ये देखिए कि क्या जातक का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बच्चों जैसा है। बच्चों जैसा मतलब एकदम से वो घुलने मिलने वाला, हंसने और उस तरीके के नेचर के साथ चल रहे हैं, सब कुछ जो है एक मनमौजी तरीके से जीने की सोच रखते हैं। अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो इसका मतलब है कि वहां पे बुध का प्रभाव है। ठीक है, अगर बुध का प्रभाव है, एक बच्चों जैसा नेचर है, घुलने मिलने वाला नेचर है, तब तो ये वाली कुंडली की बात जो होगी वो ज्यादा आपको फिट बैठती हुई दिखेगी। अगर टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ये 20 मिनट की जगह 25 मिनट हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये नजर आएगा कि जातक जो है वो अपने आप में काफी खोया खोया सा रहता है। उस कंडीशन में केतु जो है वो सबकॉन्शियस माइंड बन जाएगा। तो फिर बैठा वो अपनी ही राशि में अपनी जगह पर है, लेकिन जातक का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ये दो बातें डिफरेंशिएट करेंगी। अब एक नेचर में कहीं ना कहीं बच्चों जैसा कोई एक रिलेशन है बुध का, वो आ रहा है, या फिर खोए खोए से रहना, सब कुछ आते हुए भी अपने आप में कॉन्फिडेंस का ना होना, केतु ये वाला नेचर है। इस पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे की चीजों को देखते हैं। अगर कुंडली 4 नंबर से बन रही है तो ऐसे परिस्थिति में दूसरा तरीका जो चेक करने का होगा वो ये कि इस कुंडली के अंदर मैंने लाल रंग से जो कुछ लिखा है वो नवमांश है, ब्लू कलर से जो लिखा है वो दशमांश है, वो नौकरी के में काम आएगा। काले रंग से जो लिखा है वो लगन कुंडली है। लगन कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य नीच राशिस्थ हो रहे हैं, बुध के साथ में बैठ के हो रहे हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बुध है तो साथ ही साथ सूर्य का उसके साथ आना थोड़ा सा उसमें एक जिद्दीपना ला सकता है, थोड़ा सा ईगो वाला फैक्टर ला सकता है, या फिर एक अलग केयरिंग फैक्टर भी ला सकता है। केयरिंग इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे केयर होती है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होना, ये वाला नेचर यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज, सूर्य नीच नहीं है, 18 या 19 डिग्री के हैं इसलिए, लेकिन है तो वो नीच राशिस्थ। उससे भी हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध के बीच में राशि परिवर्तन है। इसीलिए ऐसा देखा जाएगा कि शुक्र जो है वो अपनी इस राशि में मौजूद हो और बुध अपने एक राशि पीछे मौजूद हो। ऐसे परिस्थिति में सूर्य का जो नीचता वाला पार्ट है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नीच है, थोड़ा सा इंपैक्ट तो करेगा, लेकिन डिग्री के हिसाब से इतना नेगेटिव नहीं है, तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। लेकिन नवमांश पे जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ग्रह नजर आ रहे हैं, उसमें से सूर्य और राहु की मौजूदगी। सूर्य जो कि पिता का कारक होता है वो नीच राशिस्थ होना, या तो ये सिचुएशन बनी कि फादर के साथ जातक जो है बहुत फ्रेंडली ना हो, दूर रहते हो, या फादर की लॉस हुई हो। ऐसी कंडीशनें इस वाले चार्ट के हिसाब से बनती हैं। ठीक है,
इस वाले चार्ट में अगर देखें तो यहां पर भी सूर्य होग तो वैसे नीच राशिस्थ वाली कंडीशन में है, एक्सचेंज होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन उनकी खुद की दृष्टि रहेगी कहीं ना कहीं 9th हाउस के ऊपर। ऐसे परिस्थिति में फादर का साथ जो है वो बना रह सकता है। चुनौती यहां पर भी एक लेवल पे है कि मंगल अपने से 12वें बैठा है, इसीलिए थोड़ा दूर रख सकता है, लेकिन फिर भी वहां पे इस वाले कुंडली के हिसाब से उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा जितना नेगेटिव इंपैक्ट इस वाले कुंडली से साथ आ सकता है जातक और पिता के रिलेशंस में, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि फादर कहीं शायद एक्सपायर ना हो गए हों इस वाले चार्ट के आधार पे। ठीक है, ये हुई दूसरी चीज जिससे कि आप थोड़ा सा उस चीज को पकड़ पाओ। मेन क्वेश्चंस के ऊपर अब हम चलते हैं। मैरिज को अगर हम देखें तो यहां का जो स्वामी है वो है शनि, और शनि अपनी ही राशि से बैठा है 12th होकर। दूसरी बात है कि वो मूला नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि केतु का नक्षत्र होता है। ऐसे परिस्थिति में मैरिज जो है उसमें डिस्टरबेंसेस आते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात है कि शादी जो है वो 33 साल से लेकर 36 साल, क्योंकि शनि की राशि बन रही है तो वहां पे की जानी चाहिए। एक मैरिज ट्रबल हुई, दूसरे में भी थोड़ी सी परेशानियां रहने की संभावना है क्योंकि अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, इस कारण से उतना ज्यादा टाइम ना दे सके। दूसरा मेन मुद्दा जो है वो ये कि शुक्र जो कि कारक होता है, मैंने इसीलिए पूछा था कि मेल या फीमेल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कारक ग्रह शुक्र होगा। शुक्र जो है वो एक्चुअली नीच राशिस्थ है और उसके बाद राशि परिवर्तन होता है। ऐसे परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस में चुनौतियां रहती हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ का लॉर्ड अपने से 12th आना, दूसरा कि शुक्र जो कि कारक है उसका नीच राशिस्थ तो दिखाई देना, वो परिवर्तन कर रहा है लेकिन फिर भी पहले तो वो नीच राशिस्थ परेशान करेगा। दूसरी चीज, राहु यहाँ पे बैठा है। राहु वैसे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट आता है उसका, तो वो चीजों को संभालने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी अचानक से कोई ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाए जिसमें कि रिएक्ट कर दे जाए तक ये संभव है। इसीलिए मैरिज जो है वो थोड़ा सा लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, 2024 तक होती है, कोई भी परेशानी नहीं है। शनि का गोचर अभी यहां से हो रहा है और आगे जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राहु शनि का मेल, उस कंडीशन में जाके भी मैरिज एज ऑफ 36 तक हो सकती है। ठीक है, तो 2024 तक हम उस चीज को देख सकते हैं। मैरिज को लेकर तो ये वाली चीजें क्लियर हुई। दूसरा आपका सवाल जो था वो था प्रोफेशन को लेकर। ठीक है, प्रोफेशन को लेकर हम बात करें तो यहाँ जो राशि है वो मंगल की राशि है। मंगल अपने से एक घर पीछे आके बैठे। वैसे तो सभी शास्त्रों का मत है कि 10वें का स्वामी अगर 9वें में बैठे तो एक योग बनाएगा, अच्छा राजयोग जैसी परिस्थिति बनाएगा क्योंकि वो किस्मत से कनेक्ट है। लेकिन जब मंगल यहां बैठता है तो सूर्य से वो ऑलमोस्ट 6th हो जाएगा, यहां से गिनेंगे तो छठा हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि कर्स ऑफ गॉड, श्रापित एरिया में आ चुका है वो मंगल। इस कारण से इनको कहीं ना कहीं परेशानी महसूस होती है अपने कर्म क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जहां पे कोई दूसरा सेकेंडरी फैक्टर नहीं बन रहा जो जॉब को लेट करे, ना तो यह राशि शनि की है ना इसके ऊपर शनि का कोई डायरेक्ट प्रभाव है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका जो स्वामी है मंगल वो श्रापित नजर आता है, ऐसे परिस्थिति में चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ी हुई रह सकती है। यहाँ पे श्रापित मंगल का उपाय होगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इंडिविजुअली वो उपाय बता दूंगा। दूसरी चीज ये कि इस कुंडली के अंदर प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हमने ठीक है साइड कर दिया। यहां पर दशमांश के अंदर, नवमांश की कुंडली में भी देखेंगे तो ये घर खाली है, किस्मत का कोई सपोर्ट ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन दशमांश की कुंडली में यहाँ पे गुरु और सूर्य की मौजूदगी है। ऐसी परिस्थिति में और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एसेंडेंट जो आ रहा था दशमांश का वो इंद्र एसेंडेंट बन रहा है, 6th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि सर्विस की तरफ आप जाएंगे। शनि भी बैठा है, सर्विस की तरफ जा रहे हैं। सर्विस किस साइड से हो सकती है? सरकारी क्षेत्र की सर्विस अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कोशिश करना कि एजुकेशन साइड से ट्राई करें। ठीक है, वहां पे एक संभावना बन सकती है। मेन फैक्टर है उपाय इस मंगल का होगा। कारण ये कि जब भी कोई ग्रह श्रापित आया है तो मैंने हमेशा कहा है आशीर्वाद वाली बात है, कितना जल्दी रिजल्ट करे ये नहीं कहा जा सकता। इस कारण से
इस पर्टिकुलर चीज पे मैं टाइम बाउंडेशन नहीं दे पाऊंगा, जैसे कि मैं मैरिज के लिए तो कह रहा हूं कि 36/2024, लेकिन जॉब वाले साइड में क्योंकि ग्रह श्रापित पॉइंट पे आ रहा है तो वो कितनी अचानक तरीके से जल्दी से रिजल्ट करेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। जो प्लस पॉइंट बन रहा होगा वो ये कि गोचर में गुरु जो आपके 9th हाउस में आएंगे तो किस्मत एक सपोर्ट कर रही होगी और वो मदद करेगी प्रोफेशन में राइज करने के लिए। पीरियड वहां पे साथ करेगा, आपको हेल्प करेगा, लेकिन वही चीज कि वो कितनी जल्दी वो श्राप खत्म होता है वो फैक्टर वहां पे देखना पड़ेगा इस वाले कुंडली के हिसाब से। अगर ये वाली कुंडली होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से खोए खोए से रहते हैं, सब कुछ आता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस कुंडली के अंदर एक कंडीशन तो बनती थी कि कुछ लव मैरिज जैसी सिचुएशन बनती, दूसरा यहाँ पे राहु केतु का फॉर्मेशन आ रहा है। ऐसे परिस्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे मैरिज ज्यादा लेट जाती, लेकिन यहाँ पे जब भी मैरिज होगी तो ये कार्मिक डेप्थ टाइप की चीज है, ऐसे में चीजें जल्दी ब्रेक नहीं होती। मेरे को ज्यादातर अनुमान है कि ये वाली कुंडली काम करेगी। यदि ये कुंडली भी काम कर रही होगी तब भी मैरिज को लेकर ध्यान से देखिए। इस समय शनि जो है उसका गोचर इस राशि में है, तकरीबन अप्रैल के बाद, या ये भी छोड़ दें अप्रैल, हम और आगे चलते हैं। अभी भी शनि की राशि है तो 36 का ही फैक्टर लेना है। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद से ही कहीं कोई परिस्थिति बनती हुई दिखाई देगी। वहां पे भी आपको 2 साल 2.5 साल का पीरियड लेना चाहिए। 36 आने पर ही मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से अगर बात होगी तब ये मांगलिक फॉर्मेशन आएगा, जबकि यहाँ पे ये मांगलिक फॉर्मेशन नहीं था। अगर ये कुंडली बन जाती है टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब फिर आपको मंगल के फैक्टर को ध्यान रखते हुए मांगलिक लड़की के साथ ही शादी करानी चाहिए। ठीक है, शुक्र अभी भी वही नीचे ताशिस्त का फैक्टर है, इस कारण से यहां पर भी वो चुनौतियां रहेंगी। कारक का पहले शुरुआत में नीच होना और इसके बाद उसका एक्सचेंज हुआ है, इसलिए वो सिचुएशन चलेगी। प्रोफेशन के अंदर यहाँ पे हम देखें तो ऐसी कंडीशन में किस्मत में शनि और शुक्र यहाँ मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं फिर प्रोफेशन के अंदर चुनौतियां देते रहेंगे। यहाँ पे ये लाल रंग से लिखा है नवमांश के कारण है और ये किस्मत से आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में कई बार प्रोफेशंस के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें तो फिर स्टेबिलिटी एज ऑफ 36 के बाद ही देखने को मिलेगी। जो उपाय मंगल का यहाँ कह रहा हूं वो यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि अभी भी ये इससे जिस पोजीशन पर है वो 6th हाउस की पोजीशन है, जहां पे कि हम उसे श्रापित दोष में लेते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या थी कि नवमांश की कुंडली में भी मंगल और केतु दोनों ही कहीं ना कहीं से श्रापित आ रहे थे। इस कारण से वो दोनों ही उपाय होंगे जो मैरिटल लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। एक तो अनसर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी केतु के कारण, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है एग्रेशन, पैशन, मंगल। ठीक है, वो एक मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था कहीं ना कहीं पर। तीसरी बात, प्रोफेशन के अंदर जब हम देख रहे थे तो हमें देखने को मिल रहा था कि श्रापित वाली पोजीशन पे आ रहा था शुक्र। तो प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा इस बात से सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर फीमेल पार्टनर्स हैं तो उनके कारण कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उस चीज को दिमाग में रख के चलते हुए ही हमें अपने कार्यों को आगे करना होगा। ये चीज दोनों में लागू होगी, इसलिए इस चीज को बोल रहा हूं। उस फैक्टर को कॉमन कंसर्न करके ही चलेंगे। मेन सवाल का मेन जवाब, अगर ये कुंडली बनती है तो जॉब के लिए आने वाला 1 साल अच्छा पीरियड रहेगा, मतलब कि अप्रैल के बाद से पूरा 1 साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन उस कंडीशन में भी क्योंकि ग्रह श्रापित है उसके उपाय को आप करते चले। वो कब खुलेगा इसका कोई भी श्योरिटी नहीं दी जा सकती। मैरिज दोनों ही कंडीशनों में एज ऑफ 36 के बाद ही फ्रूटफुल होती है। इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी 36 के बाद मिलती है। अगर ये वाला बनता है तो फिर आपको सरकारी क्षेत्र में एजुकेशन के साइड पे जाते हुए ज्यादा आप स्ट्रांगली नजर आते हो। इस वाले फॉर्मेशन में अगर आएगी जॉब तो फिर यहाँ पे शुक्र और शनि का फैक्टर है, जो इस बात को दर्शाएंगे कि कोई मैकेनिकल वर्क्स या गाड़ियों से जुड़ा हुआ कार्य या फिर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्यों की तरफ भी आप आगे जा सकते हो। इसलिए एक बार जो मैंने शुरुआत में कहा कि
किस कुंडली में आपको जाना है इसको डिसाइड कर लीजिएगा। फैक्टर वही सोचने का ढंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड। नंबर मैं दे दूंगा जिसपे कि आप मुझे सीधे कांटेक्ट भी कर सकेंगे। धन्यवाद।